लेबर लॉ के ऊपर 21वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। लेबर लॉ के ऊपर जहां एक तरफ ये 21वां वीडियो लेक्चर है, वहीं इन दिनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम चल रहा है और उसके ऊपर 16वां वीडियो लेक्चर आज आपके लिए लेके आया हूं मैं भरत कुमार जाजड़ा। अब हम करेंगे धारा 33 के। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शुरू किया था एक नया अध्याय मिसलेनियस प्रोविजन, यानी प्रकीर्ण उपबंध या विविध उपबंध हम इसे कह सकते हैं। आज हम करेंगे इसकी शुरुआत में धारा 33 का। यह न्याय निर्णित करने के लिए विशेष उपबंध की कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तें आदि बदली है या नहीं। स्पेशल प्रोविजन फॉर एडजुडिकेशन एज टू वेदर कंडीशन ऑफ सर्विस ईटीसी चेंज्ड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। इसमें लिखा गया है कि जहां की कोई नियोजक कार्यवाहियों के सुलह अधिकारी, बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित रहने के दौरान धारा 33 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां ऐसे उल्लंघन से व्यथित कर्मचारी लिखित परिवाद विहित रीति से कर सकेगा। उसके बारे में प्रावधान है। थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं धारा 33 के प्रावधान कि धारा 33 कहती है कि जब तक कार्यवाही लंबित है तब तक उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो कि कर्मचारी के लिए प्रतिकूल हो। और अगर ऐसा सेवा में शर्तों में कोई परिवर्तन करना है तो या तो मजदूर की लिखित सहमति ले लो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट करके, और या फिर जिस जगह कार्यवाही लंबित है, जिस प्राधिकारी के समक्ष, चाहे सुलह अधिकारी, मध्यस्थ या और कहीं भी, वहां से आप अनुमति लेने के बाद में भी ऐसा कोई परिवर्तन कर सकते हैं, सेवा शर्तों में परिवर्तन कर सकते हैं। और जब तक कार्यवाही लंबित है तब तक उस मामले के लिए जो लंबित है तब तक ना तो उसको पदच्युत किया जाएगा, ना उसे डिसमिस किया जाएगा, ना उसे नौकरी से निकाला जाएगा और दूसरी कोई दंडात्मक कार्यवाही भी नहीं की जाएगी। ऐसा धारा 33 में लिखा गया है। तो धारा 33 के में आगे लिखता है कि जहां की कोई नियोजक कार्यवाहियों के सुलह अधिकारी, बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित रहने के दौरान धारा 33 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां से उल्लंघन से व्यथित कर्मचारी लिखित परिवाद विहित रीति से कर सकेगा। उसके बारे में कहां कर सकेगा? ऐसे सुलह अधिकारी या बोर्ड को कर सकेगा, और सुलह अधिकारी या बोर्ड ऐसे परिवाद का सुलह कराने और ऐसे औद्योगिक विवाद का समझौता करने के लिए ध्यान देगा। सुलह अधिकारी के सामने अगर कार्रवाई चल रही है या बोर्ड के सामने कार्रवाई चल रही है तो वहां पर परिवाद कर सकेगा। परिवाद यानी कि एक लिखित शिकायत है, लिखित शिकायत करी जा सकेगी कि उसके धारा 33 के उल्लंघन में सेवा शर्तों में परिवर्तन कर दिया गया है। और ऐसे औद्योगिक विवाद को समझौता करने के लिए ध्यान देगा। कौन देगा? सुलह अधिकारी या बोर्ड। वो देखेगा कि आगे क्या करना है। दूसरा प्रावधान ख में है, ऐसे मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को भी परिवाद कर सकेगा, और ऐसे परिवाद की प्राप्ति पर यथास्थिति मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण परिवाद का न्याय निर्णय करेगा, मानो वह परिवाद इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे निर्देशित या उसके समक्ष लंबित विवाद हो, और अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे। देखो, जब कभी परिवाद सुलह अधिकारी या बोर्ड को किया गया तो वह तो स्वयं ही उसका निपटारा करेगा, लेकिन मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को परिवाद प्राप्त किया गया है तो ऐसा श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण परिवाद का न्याय निर्णय तो ऐसे करेगा जैसे कि एक नया मुकदमा दर्ज करने पर होता है। मानो वह परिवाद अधिनियम के अनुसार उसे निर्देशित किया गया, उसे निर्देशित करने पर एक मुकदमे के तौर पर जिस तरह से सुनवाई होती है उस तरह से उसको सुनवाई करेगा, और उसके समक्ष लंबित विवाद, यानी जो विवाद भी उसके सामने लंबित है और परिवाद भी उसके सामने किया गया है, और तो ऐसी स्थिति में अपना जो भी अधिनिर्णय होगा, जो भी एडजुडिकेशन होगा,
उसके बारे में समुचित सरकार को भी सूचित करेगा कि मेरे सामने इस तरह का मामला पहले से लंबित है और उसके बाद में धारा 33 के उल्लंघन में उस मजदूर की सेवा शर्तों में परिवर्तन कर दिया गया जिसकी शिकायत मुझे प्राप्त हुई है। तो ऐसी जो शिकायत होगी वह भी समुचित सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी या दूसरे शब्दों में समुचित सरकार को भी सूचना दे दी जाएगी। धारा 33 ख कतिपय कार्यवाहियों को अंतरित करने की शक्ति। कतिपय का मतलब होता है सभी नहीं, कुछ, सर्टेन, कुछ। समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जिन्हें उसमें लिखा जाएगा प्रत्याहृत कर सकेगी और कार्यवाही को निपटाने के लिए उसे यथास्थिति किसी अन्य श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को आंतरित कर सकेगी और वह श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण जिसे कार्यवाही ऐसे आंतरित की गई है अंतरण आदेश में के विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या तो नए सिरे से उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा जिस पर वह से अंतरित की गई है। परंतु जहां की धारा 33 या धारा 33 क के अधीन कोई कार्यवाही किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित है, वहां ऐसी कार्यवाही किसी श्रम न्यायालय को भी अंतरित की जा सकेगी। अब देखते हैं इसका विस्तार से वर्णन। समुचित सरकार। समुचित सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी हो सकती है। समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन यानी कि कोई भी औद्योगिक विवाद है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही को लिखित आदेश द्वारा यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही लंबित है, चाहे वो श्रम न्यायालय में या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण में, तो समुचित सरकार लिखित कार्यवाही, लिखित आदेश के द्वारा और ऐसे कारणों से जिसमें लिखा जाए, उचित कारण जो भी है उनको लिखने के पश्चात उसको प्रत्याहृत कर सकेगी, यानी वहां से विड्रॉल कर सकेगी उस कार्यवाही को। ठीक है। और कार्यवाही को निपटाने के लिए उसे यथास्थिति अन्य श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को अंतरित कर सकेगी। जहां पहले चल रही है वहां से तो विड्रॉल कर सकेगी, यानी वहां से उठा सकेगी मामले को, और उस कार्यवाही को निपटाने के लिए किसी अन्य श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को भी अंतरित कर सकेगी। और वह श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण जिसे ऐसी कार्यवाही अंतरित की गई है अंतरण आदेश में के विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए, यानी बाद में जिसे अंतरित किया गया है अंतरण के आदेशों के अधीन रहते हुए, या तो वह नए सिरे से पूरी सुनवाई करेगा और अन्यथा जहां पहले तक सुनवाई चल रही थी उससे आगे सुनवाई भी कर सकेगा। परंतु जहां की धारा 33 यानी सेवा शर्तों में परिवर्तन है, और धारा 33 क मैंने आपको बताया ये एक तरह का परिवाद है, शिकायत की गई है कि मेरी सेवा शर्तों में परिवर्तन धारा 33 में कर दिया गया है। धारा 33 के अधीन कोई कार्यवाही किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित है, वह ऐसी कार्यवाही किसी श्रम न्यायालय को भी अंतरित की जा सकेगी। यानी पहले कार्यवाही लंबित कहां थी? अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के सामने, वो अब अंतरित किसी श्रम न्यायालय में भी करी जा सकती है। यानी जरूरी नहीं है कि किसी एक अधिकरण से मामले को विड्रॉल करे तो वापस दोबारा किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को ही भेजा जाए, उस मामले को किसी श्रम न्यायालय को भी अंतरित किया जा सकता है। धारा 33 ख की उपधारा 2, यदि कोई अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण समुचित सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो तो वह अपने समक्ष लंबित धारा 33 या धारा 33 क के अधीन की किसी कार्यवाही को उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन श्रम न्यायालयों में से किसी एक को अंतरित कर सकेगा जिन्हें ऐसी कार्यवाहियां निपटाने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार ने विनिर्दिष्ट किया हो, और वह श्रम न्यायालय जिसे कार्रवाई इस प्रकार अंतरित की गई उसे निपटाएगा। बहुत साधारण सी बात लिखी गई है कि कोई अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण समुचित सरकार द्वारा अगर ऑथोराइज्ड है, प्राधिकृत किया गया और उनके सामने कोई कार्यवाही लंबित है,
कोई भी अधिकरण, कोई भी राष्ट्रीय अधिकरण जिसे समुचित सरकार ने ऑथोराइज किया है और उसके सामने कार्यवाही लंबित है। ठीक है, और धारा 33 और 33 क के अधीन कोई कार्यवाही होनी है तो उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी जो पहले के प्रावधान है ट्रांसफर करने की शक्ति, उस पर प्रभाव डाले बिना उन श्रम न्यायालयों में से किसी एक को अंतरित कर सकेगा जिन्हें ऐसी कार्यवाही निपटाने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार ने निर्देश किया। यानी सभी मामले अगर एक जैसे समान मिलते जुलते समान प्रकृति के कई सारे मामले अलग अलग श्रम न्यायालय या राष्ट्रीय अधिकरण में है, तो ऐसी स्थिति में उसे किसी एक श्रम न्यायालय या राष्ट्रीय अधिकरण को भी निर्देशित किया जा सकेगा और वह श्रम न्यायालय जिसे कार्यवाही अंतरित की गई उसे निपटाएगा। किसी एक को भी मामला भेजा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि विड्रॉल करने के बाद हर एक मामले को अलग अलग कोर्ट से लिया तो अलग अलग जगह ही भेजा जाए। धारा 33 ग, नियोजक से सोध्य धन की वसूली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। कई मामले ऐसे होते हैं जब नियोजक यानी कि मालिक वर्ग के ऊपर सरकार या न्यायालय या श्रम न्यायालय या कोई अधिकरण यह आदेश देता है कि इतना धन जो है या इतनी शर्तें जो है मजदूरों को देनी है, इतना लाभ देना है, लेकिन मालिक वर्ग देता नहीं है वो लाभ, तब इस धारा का सर्वाधिक उपयोग होता है। जो भी शोध्य धन है, वसूली योग्य जो धन है, उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी उसके बारे में प्रावधान धारा 33 क में दिया गया है। तो रिकवरी बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूर तो अपने आप रिकवरी करवा नहीं सकता, बहुत कम स्थितियां होती है कि जब मजदूर स्वयं रिकवरी करवा सकता है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है उपधारा 1, जहां की किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन या अध्याय 5 क या 5 ख के उपबंधों के अधीन किसी कर्मकार को नियोजक से कोई धन शोध्य हो, वहां स्वयं वह कर्मकार या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या कर्मकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका समनुदेशिति या उसके वारिस उसे शोध्य धन की वसूली के लिए समुचित सरकार से आवेदन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कर सकेगी। और यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई धन इस प्रकार शोध्य है, तो वह उस रकम के लिए कलेक्टर को एक प्रमाण पत्र भेजेगी जो उसकी वसूली के लिए उसी रीति से अग्रसर होगा जैसे भू राजस्व की बकाया वसूल की जाती है, परंतु ऐसा हर आवेदन उस तारीख से जिसको कर्मकार को नियोजक से धन शोध्य हुआ था 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। परंतु यह और कि ऐसा कोई आवेदन 1 वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात भी ग्रहण किया जा सकेगा यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि उक्त कालावधि के भीतर आवेदन न करने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त कारण था। बहुत सरल बात लिखी गई है धारा 33 ग की उपधारा 1, इसे याद रखना, ये बार बार काम आएगी। 33 ग की उपधारा 1 लिखती है कि कोई भी समझौता हो गया, अधिनिर्णय हो गया और उसके अधीन अध्याय 5 क या 5 ख, इनको मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अध्याय 5 क या 5 ख के उपबंधों के अधीन किसी कर्मकार को नियोजक से कोई धन वसूली योग्य है, शोध्य है, रिकवरी योग्य है, यानी नियोजक को देना है और मजदूर को लेना है, ऐसा कोई धन है जो अध्याय 5 क या 5 ख के अधीन वसूली योग्य है, तो क्या करेगा? वहां स्वयं वह कर्मकार वसूली योग्य होने पर कर्मकार खुद या उसके द्वारा निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जो वकील भी हो सकेगा और कोई अन्य भी हो सकेगा, और अगर उस कर्मकार की मृत्यु हो गई है तो उसका समनुदेशिति यानी कि उस कर्मकार की जगह आने वाला या उसका वारिस उसे शोध्य धन की वसूली के लिए, यानी जो भी धन है उसकी वसूली के लिए समुचित सरकार को एक आवेदन कर सकेगा। और अगर वसूली का कोई और ढंग है तो उस पर कोई प्रभाव डाले बिना, और क्या ढंग है हम देखेंगे। सीपीसी में भी प्रावधान लिखा गया है, धन की वसूली के लिए इजराई की कार्यवाही की जाती है, वो अगर कार्यवाही हो रही है तो उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार को
यानी कि पहले की कार्यवाही में बाधा डालने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समुचित सरकार को एक आवेदन किया जा सकेगा कि कोई धन जो है वसूली योग्य है। ऐसी स्थिति में समुचित सरकार कलेक्टर को एक प्रमाण पत्र देगी। प्रमाण पत्र क्या देगी कि ये जो बकाया धन है मजदूर का, उसको ऐसे ही वसूल करो जैसे भू राजस्व की बकाया वसूल की जाती है। भू राजस्व की बकाया वसूल करने का तरीके के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परंतु देखते हैं। परंतु ऐसा हर आवेदन उस तारीख से जिसको कर्मकार को नियोजक से धन सौंप दिया 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। यानी कि जब धन वसूली योग्य बना जिस आदेश के द्वारा, उसके 1 वर्ष के भीतर भीतर समुचित सरकार को आवेदन करना होगा कि यह धन वसूली योग्य है, मुझे अब तक उपलब्ध हुआ नहीं है तो आप दीजिए। 1 वर्ष के बाद में भी समुचित सरकार अगर चाहे तो उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकेगा, अगर उसका समाधान हो गया कि देरी के लिए पर्याप्त कारण था। अब हम चर्चा करते हैं भू राजस्व की बकाया के तरह। भू राजस्व की बकाया की वसूली जो है उसके बारे में प्रावधान भूमि विधियां नाम से एक विषय है, जो कि आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे LLB फाइनल ईयर में, लैंड लॉज, उसके अंदर प्रावधान दिया गया है। भू राजस्व की बकाया के मैं आपको सारांश में बता देता हूं कि कलेक्टर को जब भी धन वसूल करना होता है तो कलेक्टर क्या करता है, उसके पास कई सारे प्रावधान होते हैं, उनमें से किसी को अपनाता है। सबसे पहले तो सार्वजनिक कोई भी अखबार है या सार्वजनिक स्थान है, वहां पर सूचना को प्रकाशित कर देगा, ये धन वसूली योग्य अपने आप दे दो। अगर नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार के मार्फत उस स्थान की कुर्की करवा लेगा, उसकी किसी संपत्ति की कुर्की करवा लेगा। कुर्की करवाने के लिए वहां ताला लगा देगा और नोटिस लगा देगा। अब अगर वो धन दे दे तो ठीक है, अगर अभी नहीं देता है तो वह उसकी कुर्की की गई धन की नीलामी करवा सकता है। नीलामी से जो धन आ गया उसमें से सबसे पहले तो वो खर्चा निकाला जाएगा जो तहसीलदार ने कलेक्टर ने किया, और उसके बाद में अगर पैसा बचता है तो मजदूर को दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पैसा बच जाता है तो उसे वापस मालिक वर्ग को दे दिया जाएगा। यानी सबसे पहले उसमें से मजदूर, कलेक्टर और तहसीलदार अपना खर्चा निकालेगा, नीलामी करी है तो उसका खर्चा निकालेगा, अखबार में अगर कोई सूचना प्रकाशित की गई तो उसका खर्चा निकालेगा, और बचा हुआ बाद में उसको मजदूर को कोई भी दे दिया जाएगा। मजदूर का जो अपना हिस्सा बनता है वो दे दिया जाएगा। उतने से मजदूर का हिस्सा बन जाता है तो ठीक है। अगर एक्स्ट्रा पैसा हो गया, एक्स्ट्रा पैसा जितना वसूल हो गया वापस मालिक वर्ग को दे दिया जाएगा कि ये एक्स्ट्रा आ गया, संपत्ति आपकी ज्यादा मूल्य की थी, हमें तो कम पैसा लेना था, वो दे दिया जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस संपत्ति की कुर्की की उससे पूरा धन ही वसूल नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में फिर कोई दूसरी संपत्ति को कुर्की किया जा सकेगा और फिर कार्यवाही करी जा सकेगी। देखते हैं उपधारा 2, 33 ग की उपधारा 2, जहां की कर्मकार नियोजक से कोई धन या ऐसी प्रसुविधा जो धन के रूप में संगणित की जा सकती है प्राप्त करने का हकदार है। कोई भी कर्मकार नियोजक से धन या कोई दूसरी सुविधा लेने का हकदार है जिसे धन में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि हाउस रेंट, जिसे धन में परिवर्तित किया जा सकता है। मकान अगर आपने नहीं दिया तो मुझे उसका पैसा दे दो, इस तरह का, या कोई दूसरी सुविधाएं मिलती है तो उसको, जिसे धन के रूप में संगणित की जा सकती है, प्राप्त करने का हकदार है। और शोध्य धन की रकम के बारे में या उस रकम के बारे में जितनी ऐसी प्रय सुविधा के लेके प्रमाणित की जाए, कोई प्रश्न पैदा होता है, अगर प्रश्न होता है कि वसूल योग्य इतना धन है या नहीं है, तो वह प्रश्न उन नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उस श्रम न्यायालय द्वारा, जैसे समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, विनिश्चित किया जा सकेगा 3 मास से अनधिक कालावधि के भीतर। सवाल उठा कि इतना धन वसूल योग्य है या नहीं है, तो समुचित सरकार श्रम न्यायालय को लिखेगी और श्रम न्यायालय 3 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला करेगा। परंतु जहां श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समुचित समझता है, वहां वह ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किया जाए, ऐसी कालावधि को, ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए जो वह उचित समझे विस्तारित कर सकेगा। सामान्य नियम यही है कि 3 महीने के भीतर भीतर श्रम न्यायालय मामले का निपटारा करेगा कि जो वसूल योग्य धन है वो उतना है या नहीं है। लेकिन अगर श्रम न्यायालय को मामला भेजा गया तो ऐसी स्थिति में 3 महीने के अंदर अंदर श्रम न्यायालय उस पर फैसला करेगा कि उतना धन है या नहीं है। लेकिन विशेष कारण होने पर, और उन कारणों को लिखा जाएगा, विशेष कारणों को होने पर उस कालावधि के बाद में भी
निर्णय दिया जा सकेगा, यानी 3 महीने के बाद में भी मामले में निर्णय दिया जा सकता है कि उतना धन वसूल योग्य है या नहीं है। उपधारा 3, किसी प्रसुविधा का धन मूल्य संगठित करने के प्रयोजन के लिए श्रम न्यायालय यदि वह ऐसा करना ठीक समझे एक आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगा, एक कमिश्नर अपॉइंट कर सकेगा जो ऐसे शोध धन लेने के पश्चात जो आवश्यक हो श्रम न्यायालय को रिपोर्ट निवेदित करेगा और श्रम न्यायालय आयुक्त की रिपोर्ट और मामले के अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात रकम अवधारित करेगा। जो भी श्रम न्यायालय है स्वयं भी निपटारा कर सकेगा और एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, एक कमीशन भी नियुक्त कर सकेगा। अब ये क्या होता है कमिश्नर, उसको देखते हैं। एक आयुक्त एक आयोग बना सकता है या आयुक्त यानी कि कोई भी व्यक्ति को जो उस मामले में कुछ जानकारी रखता हो या योग्यता रखता हो उसे कमिश्नर बनाकर भेज दिया जाएगा कि उस स्थान पर जाओ, किसी स्थान पर जाओ और जानकारी जुटा के लाए। तो ऐसी स्थिति में जो आयुक्त श्रम न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया है वो ऐसे साक्ष्य लेने का प्रयास करेगा, वो किसी स्थान पर जा सकेगा, आ सकेगा और जो भी साक्ष्य मिले उसे लेने के पश्चात यदि जरूरी हो तो श्रम न्यायालय को एक रिपोर्ट देगा और श्रम न्यायालय उस कमिश्नर या आयुक्त की रिपोर्ट और मामले के अन्य परिस्थितियों को विचार करने के बाद में भी रकम को तय कर सकता है। श्रम न्यायालय का विनिश्चय उसके द्वारा समुचित सरकार को अग्रेसित किया जाएगा और श्रम न्यायालय द्वारा शोध्य पाई गई रकम उपधारा 1 में उपबंधित रीति से वसूल की जा सकेगी। श्रम न्यायालय ने अब फाइनल वर्डिक्ट क्या दिया है, अपना जो भी डिसीजन दिया है वो डिसीजन समुचित सरकार को भी भेज दिया जाएगा कि ये श्रम न्यायालय का डिसीजन है, क्योंकि समुचित सरकार से ही श्रम न्यायालय को आया है मामला, तो समुचित सरकार को भेज दिया जाएगा। और श्रम न्यायालय द्वारा शोध्य पाई गई रकम यानी कि श्रम न्यायालय ने पाया कि इतना धन वास्तव में वसूल योग्य है, उपधारा 1 के उपबंधित रीति से वसूल की जाएगी। और उपधारा 1 में उपबंधित रीति क्या है कि समुचित सरकार कलेक्टर को लिख के भेजेगी और कलेक्टर उसको भू राजस्व की बकाया की तरह वसूल करवाएगा। और ऐसी रिपोर्ट जो उसमें थी कि 1 साल के भीतर भीतर समुचित सरकार को की जाएगी। कब की जाएगी? श्रम न्यायालय के विनिश्चय के 1 साल के भीतर भीतर। लेकिन श्रम न्यायालय इतनी देरी नहीं करता, ये 1 साल की जो प्रावधान था ये था मजदूर के लिए, लेकिन श्रम न्यायालय जब स्वयं भेजता है तो वह तो तुरंत जितना जल्दी हो सके समुचित सरकार को रिपोर्ट कर दिया करता है। उपधारा 5, जहां कि एक ही नियोजक के अधीन नियोजित कर्मकार उससे कोई धन या कोई प्रसुविधा जो धन के रूप में संगठित की जा सकती है प्राप्त करने के हकदार हो, वहां उन नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाए ऐसे कितने ही कर्मकारों की ओर से या उसके बाबत एक ही आवेदन शोध्य रकम की वसूली के लिए किया जा सकेगा। स्पष्टीकरण, इस धारा में श्रम न्यायालय के अंतर्गत ऐसा न्यायालय आता है जो किसी भी राज्य में प्रवर्तित किसी ऐसी विधि के अधीन गठित किया गया हो जो औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और समझौते से संबंधित है। नियोजक तो एक ही है, एक ही नियोजित के अधीन कर्मकार कई सारे हैं। एक ही नियोजक अधीन कर्मकार उससे कोई धन या कोई प्रसुविधा जो धन के रूप में ली जा सकती है प्राप्त करने का हकदार हो। कोई मजदूर, कोई कर्मकार किसी नियोजक से कोई धन वसूल करने का हकदार हो, वहां नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाए कितने ही कर्मचारी दूसरे कर्मचारी जो उसके समान परिस्थिति में रहते हैं उन सब की ओर से, कितने ही कर्मकारों की ओर से या उनके बाबत एक ही आवेदन शोध्य रकम की वसूली के लिए कर सकेगा। एक ही आवेदन में कह सकेगा मेरा इतना बकाया है और दूसरे मजदूर जो है उनका इतना बकाया है, एक ही आवेदन हो सकेगा। और श्रम न्यायालय कौन होगा? श्रम न्यायालय जिसे किसी भी राज्य में प्रवर्तित विधि के अधीन गठित किया गया हो और औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और समझौते से संबंधित वो काम कर रहा है, वह श्रम न्यायालय होगा। अब देखते हैं धारा 34, अपराधों का संज्ञान। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान होता है जानकारी में लेना। अब जानकारी लेने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका यह हुआ कि कोई भी घटना घटी उसके बारे में अखबार में छपी, अखबार से जानकारी आ गई। दूसरा है
कि मजदूर ने शिकायत करी और उसको जानकारी मिल गई। दोनों ही स्थितियों के अंदर संज्ञान हो सकता है, लेकिन अपराधों का संज्ञान करने के लिए जितनी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ताकत है, उतनी इस अधिनियम के अधीन दूसरों को संज्ञान लेने की शक्ति नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में विशेष तरीके दिए गए हैं, उन्हीं तरीकों से ही कोई भी सुलह अधिकारी या मध्यस्थ जो है वह संज्ञान ले सकता है, और वह उपधारा 1 और उपधारा 2 में उसके बारे में प्रावधान है। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण का संज्ञान समुचित सरकार द्वारा या उसके अधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा। मैंने आपको बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितनी विस्तृत शक्तियां नहीं है, केवल उपधारा 1-2 में बताई गई शक्तियों जितनी ही शक्तियां हैं। यानी कि अगर कोई मामला को सुनवाई के लिए लेना है तो जब उसे समुचित सरकार लिख के दे कि इस मामले का निपटारा करे, या तो तभी निपटारा करेगी, या समुचित सरकार के अधिकार के अधीन किसी दूसरे अधिकारी ने लिखा है तो समुचित सरकार द्वारा ऑथोराइज्ड है, जैसे गजट नोटिफाइड किया गया, उस अधिकारी ने कोई परिवाद दर्ज किया है कि इस मामले का संज्ञान लीजिए, तभी उस अपराध का संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अवर, न्यायालय के नीचे का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचार नहीं करेगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध है उसका विचारण करना है तो कम से कम प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी महानगर मजिस्ट्रेट होने चाहिए। इनके नीचे कौन होते हैं? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। इनके नीचे और कौन हो सकता है? प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, स्मॉल कॉजेस कोर्ट, और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वह मामले की सुनवाई नहीं कर सकेंगे जो कि अपराधों के संज्ञान से संबंधित है। यानी कि अपराधों का संज्ञान लोअर कोर्ट जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और प्रांतीय लघुवाद न्यायालय जो है वह नहीं कर सकेंगे। तो कौन कर सकेगा? केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट कर सकेगा। और कब कर सकेगा? जब या तो समुचित सरकार ने या उसके अधिकार के अधीन किसी दूसरे प्राधिकारी ने निवेदन किया हो और परिवाद किया हो, तभी अपराधों का संज्ञान किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं किया जा सकेगा। इसी के साथ ही लेबर लॉ के ऊपर 21वां वीडियो लेक्चर समाप्त होता है और औद्योगिक विवाद अधिनियम के ऊपर 16वां वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं भरत कुमार जाजड़ा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।